प्यारे बच्चों, बेटा आज हम एक नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं। बिल्कुल छोटी ही यूनिट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नाम से। आसान ही यूनिट है। इसमें आपको ये जो यूनिट है बेटा, यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक या दो लेक्चर की है, 2 लेक्चर लगेंगे, मैक्सिमम 3 लेक्चर हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ना बेटा हमने। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कैसे होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज़ क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ना है। तो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अगर इसको ध्यान से देखो बेटा, 3 वर्ड से बना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वेव। इलेक्ट्रो का मतलब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक का मतलब बेटा मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और वेव है बेटा, ये एक ऐसी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसी वेव है जो 2 फील्ड वेक्टर से बना है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मतलब वेक्टर में डायरेक्शन के लिए दे रहा हूँ, एक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की कॉम्बिनेशन से बनी है। और इस तरीके से वेव ट्रेवल करती है कि जिस तरह मान लें अपने पास, मैं यहाँ डायग्रामेटिकली अगर आपको बताऊँ यहाँ पे कि ये कुछ ऐसी कंडीशन है, ये अपने पास 3 एक्सिस हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस तरीके से ट्रेवल करती है कि इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हैं, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और साथ में ये दोनों के दोनों फील्ड वेक्टर इस वेव के भी परपेंडिकुलर होते हैं। वेव के भी क्या है, परपेंडिकुलर। बात को समझना, डायग्रामेटिकली आपको समझ में आएगी। देखो ये मान लें अपने पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, मान लें अपने पास अज्यूम करा ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेव ट्रेवल करती है, ये मैंने ओरिजिन अज्यूम कर लिया। मान लें ये डायरेक्शन x है, ये y है, ये y एक्सिस, ये मान लें z एक्सिस है, और इस तरफ ये जो है बेटा, ये है डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। मान लिया अज्यूम करके चल रहा हूँ भाई, वेव जो है बेटा इस डायरेक्शन में चल रही है, वेव प्रोपगेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रही है इस डायरेक्शन के अंदर, एक्स एक्सिस के अंदर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ये इलेक्ट्रिक 2 वेव है यहाँ पर, एक तो पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसके अलावा 2 वेव और है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बोलेंगे हम, एक मैग्नेटिक फील्ड की वेव है। यहाँ पर ये जो कंपोनेंट है, ये जो वेव सिनुसोइडल वेरिएशन है, सिनुसोइडल वेरिएशन होती है जो साइन फंक्शन के रूप में काम करते हैं, जिसका ग्राफ साइन टाइप का आता है। ये साइन का ग्राफ होता है इस तरीके से, ठीक है। जो ई होते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक इक्वेशन होती है, ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। ये एक इक्वेशन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन होती है। एक मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन होती है, बी इज इक्वल टू बी नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है। मतलब दोनों की दोनों, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों साइन के फंक्शन है, ठीक है। तो साइन के, इनका जो वेरिएशन आएगी वो साइन के ग्राफ के हिसाब से आएगी, तो उसको सिनुसोइडल वेरिएशन बोल देंगे इसको हम। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड गई, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से ट्रेवल करती है। यहाँ पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ले लिया मैंने कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये परपेंडिकुलर है इस डायरेक्शन के अंदर, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मान लीजिए। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बेटा, ये डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर हैं। ये ई को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सेम टू सेम एट द सेम टाइम, यहाँ पर जब ये वेव ट्रेवल करती है तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी होता है। इस तरीके से यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी है। और वो जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है आपका, वो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। ये इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। कहने का मतलब क्या है, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये तो है वाई एक्सिस के अंदर,
वाई एक्सिस में। और जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड अपने पास जेड एक्सिस के अंदर जो बी है अपने पास यहाँ पर, ये ग्रीन कलर का जो डॉटेड लाइन है इसको मैंने बी मैग्नेटिक फील्ड से रिप्रेजेंट करा है, ये है आपकी जेड एक्सिस के अंदर। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, क्योंकि वाई एक्सिस और जेड एक्सिस एक दूसरे परपेंडिकुलर होती हैं दोनों की दोनों। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर हैं। ये दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर ही नहीं हैं, ये साथ में दोनों की दोनों डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन के भी परपेंडिकुलर हैं। वेव आपकी गई है एक्स एक्सिस के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में, तो एक्स और वाई परपेंडिकुलर होंगे। मैग्नेटिक फील्ड गई जेड एक्सिस के अंदर, तो वाई और एक्स भी परपेंडिकुलर होंगे, जेड और एक्स। इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या, अगर उसको डिफाइन करो आप, तो दोज वेव्स इन विच सिनुसॉइडल वेरिएशन, सिनुसॉइडल मैंने बताया तो साइन के ग्राफ के हिसाब से चलती हैं, सिनुसॉइडल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स एट राइट एंगल टू ईच अदर, दोनों के दोनों फील्ड वेक्टर एक दूसरे के राइट एंगल हैं, एज वेल एज राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड केवल एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं हैं, ये डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन के भी परपेंडिकुलर हैं। तो ऐसी वेव, जिन वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हों और साथ में जो एक दूसरे परपेंडिकुलर होने के साथ में वो डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन के परपेंडिकुलर हों, तो वो जो वेव बनेगी उस वेव को क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम देंगे उसको। ठीक है बेटे, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम पढ़े बेटा इसका एक नेचर होता है, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव का ट्रांसवर्स नेचर हम लोग पढ़ेंगे बेटे। ट्रांसवर्स नेचर क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो ट्रांसवर्स नेचर से यहाँ पर हमें मतलब है, बेसिक जो मीनिंग है अपने पास ट्रांसवर्स नेचर का, तो मैं आपको बताऊँ बेटा, ट्रांसवर्स से दो टाइप की वेव होती थी, एक होती थी ट्रांसवर्स वेव्स, एक होती हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। जब हम पढ़ा करते इसमें 11th क्लास के अंदर, ट्रांसवर्स वेव वो होते हैं जिन वेव के अंदर जो पार्टिकल मोशन होता है वेव का, वो परपेंडिकुलर होता है वेव मोशन के, जिसके अंदर कोई भी जो कोई पार्टिकल का मोशन है या किसी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वाइब्रेशन है या मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन है, वो परपेंडिकुलर टू वेव मोशन हो। मतलब ट्रांसवर्स नेचर का मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो दोनों के दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, किसके, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन के। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के दोनों वेव प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर हम प्रूव कर दें, तो हम ये प्रूव कर दें कि उसका नेचर कैसा है, ट्रांसवर्स नेचर है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक काम करा बेटा, मैंने इसके लिए कि ये मान ले अपने पास कोई, मैंने कोई क्यूब ले ली, ये मान ले अपने पास मैंने कोई क्यूब अज्यूम कर ली, ये मान ले अपने पास कोई क्यूब, मैंने यहाँ पर इसको अज्यूम करा इस क्यूब को। क्यूब इस तरीके से है कि भाई ये मान ले अपने पास हमने ये क्यूब को अज्यूम कर रखा है, इस क्यूब को। इस क्यूब की अगर मैं इसको ओरिजिन मानूँ, इस वाले पॉइंट को, तो इसकी यहाँ पर 3 एक्सिस होगी, इस तरीके से यहाँ पर इसकी 3 एक्सिस होगी। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ये पॉइंट मैंने अज्यूम कर ले, यहाँ पर अज्यूम नाम दे दिया मैंने इसको, ये मान लिया ए है, ये मान लिया बी है, ये सी मान लिया, ये डी मान लिया, इसको ई माना मैंने, इसको एफ माना, इस पॉइंट को इसको मैंने जी माना। ये कोई क्यूब है या कोई पैरेललोपाइड बोल देंगे इसको हम, पैरेललोपाइड है कोई रेक्टेंगुलर, इसके अंदर चार्ज नहीं है, ये क्यूब, इस क्यूब के अंदर चार्ज नहीं है, मतलब चार्ज इनसाइड द क्यूब मान लिया 0 है। लेकिन मैंने अज्यूम कर लिया कि भाई यहाँ पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गई है, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मान लिया इस डायरेक्शन के अंदर गई, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कि मान ली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो एक्स एक्सिस के अंदर गई है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि भाई
मान लिया यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स एक्सिस के अंदर गई है। अज्यूम करके चल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अंदर गई है। फिलहाल मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम है। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड गई है वो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर मान लिया मैंने, यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स है, यहाँ से जब बाहर निकलेगी तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया मैंने ई एक्स डैश है। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर ये वेरिएबल होते हैं, कॉन्स्टेंट नहीं होते, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसके अंदर चार्ज जीरो है, इस क्यूब के अंदर चार्ज क्या है, जीरो है। अगर चार्ज जीरो है तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अगर आप गॉस थ्योरम की बात करते हो, गॉस थ्योरम के हिसाब से अगर यहाँ पर चार्ज जीरो है तो ई डॉट डी एस इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता था। अगर चार्ज जीरो, क्यू जीरो है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा नेट ई डॉट डी एस जो होगा वो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, अब दूसरी बात ये है, यहाँ पर जिस तरह हम ऑब्जर्व करें, जिस तरह मान लिया अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ गई तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पर टोटल इस क्यूब के अगर हम सभी एरिया को देखें तो टोटल 6 फेस है तो 6 एरिया है। ये वाला जो फेस है, इस फेस का अगर आप एरिया वेक्टर देखो तो परपेंडिकुलर टू सरफेस ये होगा एरिया वेक्टर। तो यहाँ पर तो थीटा बन गया 0 डिग्री, 0 डिग्री। अगर हम इस फेस की बात करते हैं, ये वाला फेस, इसका जो एरिया वेक्टर होगा इस तरफ होगा परपेंडिकुलर टू सरफेस, तो यहाँ पर थीटा बन गया 180 डिग्री। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ गई है तो ये वाला जो फेस बनेगा इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ गई तो इसके लिए थीटा कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। इसके लिए 90 बनेगा, नीचे वाले फेस के लिए 90 बनेगा, जो दोनों फेस जेड एक्सिस के अंदर है उनके लिए भी 90 बनेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक्स एक्सिस के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप मुझे बताओ जो नेट फ्लक्स बनेगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा वो 6 फेस में है, 6 फेस हैं। 6 फेस कौन से अपने पास, 6 के 6 फेस मैंने लिख दिए, ई डॉट डी एस 6 टाइम एक बार मैंने इसको लिख लिया कि भाई टोटल फ्लक्स की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा 6 के 6 फेस के थ्रू, पूरी क्यूब के थ्रू, पूरी क्यूब के थ्रू का मतलब जितने भी उसके फेस हैं सभी के थ्रू फ्लक्स हम फाइंड आउट करेंगे, ई डॉट डी एस। जो नेट जो फ्लक्स आएगा वो नेट फ्लक्स हमें पता है किसके इक्वल होगा, नेट फ्लक्स 0 के इक्वल होगा। 0 के इक्वल क्यों, ये रहा इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमने प्रूव करा, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ पर इसका फ्लक्स क्या है, 0 है। इसका मतलब इसके सभी 6 फ्लक्स के 6 फेस के थ्रू जो फ्लक्स आया वो कितना होगा, 0। अब 6 फेस कौन से हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो एक तो भाई ए बी सी डी, एक है अपने ये वाला ए बी सी डी ये वाला फेस। ठीक है, एक ये फेस हो गया अपने पास इधर वाला, ये वाला ओ जी एफ ई, ओ जी एफ ई। एक ये फेस हो गया अपने पास ओ ई डी ए। एक इसके ऊपर वाला फेस हो गया अपने पास एफ जी बी सी। ठीक है, एक ये सामने वाला फेस हो गया अपने पास एफ ई डी सी। एक इसके पीछे वाला फेस हो गया जो अपने पास वो हो गया अपने पास कितना, ओ ए बी जी। 6 फेस हैं, 2 एक्स एक्सिस के, ये 2 एक्स एक्सिस के होंगे, 2 वाई एक्सिस के होंगे, 2 जेड एक्सिस के होंगे, 6 फेस होंगे। अब इन 6 फेस में से अगर आप ध्यान से देखो तो इस केस में ये वाला केस, ये वाला केस, ये वाला केस और ये वाला केस, 4 केस, जो 2 तो वाई के हैं, 2 तो वाई एक्सिस के हैं यहाँ पे, तो ये 2 फेस तो वाई एक्सिस के हैं और 2 फेस ये जेड एक्सिस के हैं। अब इनके थ्रू तो फ्लक्स 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इन सभी का एंगल 90 डिग्री है और हमें पता भाई ई डॉट डी एस को अगर आप सोल्व करो तो क्या बनेगा, ई डी एस कोस थीटा, थीटा कितना होगा 90 डिग्री, कोस 90 कितना होता है 0, तो फ्लक्स क्या होगा 0। किस किस के थ्रू, 4 फेस के थ्रू, 2 वाई के और 2 जेड के। 2 बच गए अपने पास, ये एक्स एक्सिस के फेस बच गए, एक ये वाला बच गया, एक इसका अपोजिट फेस बच गया। अगर इन दोनों फेसेस को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक में एंगल 0 डिग्री बना रखा है, एक ने एंगल कितना बना रखा है यहाँ पे 180 डिग्री बना रखा है।
अगर हम इस फेस की बात करते हैं, ये वाला जो फेस है यहाँ पर थीटा 0, यहाँ पर थीटा कितना 180 डिग्री है, तो यहाँ पर क्या बनेगा अपने पास, तो जो नेट फ्लक्स होगा ई डी एस कोस कौन सा ए बी सी डी फेस, ये वाला फेस होगा ए बी सी डी, ये वाला फेस है, तो इसका थीटा कितना 0, तो इज इक्वल कोस 0 प्लस में अब ये वाला फेस ओ जी एफ ई मतलब ये फेस थीटा कितना है यहाँ पे 180 डिग्री, तो क्या लिखोगे इसको यहाँ पे ई डी एस कोस 180 डिग्री इज इक्वल टू नेट फ्लक्स क्या है 0 है, तो कोस 0 1 कोस 180 क्या होगा -1, तो क्या लिखोगे इसको अपने पास यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस आ गया, तो यहाँ माइनस लिख लेता हूँ, माइनस को बाहर ले लिया मैंने, ई डी एस ये माइनस है। अब ये ध्यान से देखो कोस 0 मतलब यहाँ पर इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है ई डैश एक्स, तो मैं इसको ई की बजाय क्या लिख लूँ, मैं इसको ई डैश एक्स लिख लूँ और इसको लिख लेता हूँ मैं ई एक्स, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ई एक्स है और यहाँ पर कितनी है ई डैश एक्स है, तो ये तो हो गया अपने पास ई डैश एक्स, ये हो गया अपने पास ई एक्स इज इक्वल टू क्या है 0, तो ये क्या बन गया अपने पास यहाँ पे ई डैश एक्स कॉमन ले लिया इंटीग्रेशन ऑफ डी एस माइनस ई एक्स बाहर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल टू 0, डी एस मतलब कौन, डी एस मतलब इसका एरिया, इसका एरिया का इंटीग्रेशन मतलब इसका टोटल एरिया, इसका टोटल एरिया बन गया मान लिया एस, तो ई डैश एक्स इंटू एस माइनस ई एक्स इंटू एस इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ई डैश एक्स माइनस में ई एक्स इंटू में एस इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब एस मतलब एरिया, एरिया तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब क्या होगा अपने पास यहाँ पर ई डैश एक्स माइनस ई एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 0, ठीक है। अब ये 0 दो ही पॉसिबिलिटी हैं, अगर ये कंडीशन 0 होगी तो ई डैश एक्स माइनस ई एक्स इज इक्वल टू 0, इसकी दो ही पॉसिबल रीजन है, दो ही पॉसिबल कारण हो सकते हैं, दो पॉसिबल कारण क्या हो सकते हैं, या तो एक ये कंडीशन हो जाए कि भाई ये ई डैश एक्स और ई एक्स एक दूसरे के इक्वल हों, या तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, या फिर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो ई डैश एक्स है वो भी 0 हो और ई एक्स है वो भी 0, तभी ये 0 आ सकता है, इन दोनों डिफरेंस। अब ये तो कंडीशन पॉसिबल हो नहीं सकती कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कांस्टेंट रहे, क्योंकि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है, वेरी करती है, वेरिएशन आती है, सिनुसॉइडल वेरिएशन आती है, तो ये तो पॉसिबल है नहीं, ये वाली कंडीशन तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये कंडीशन बच गई कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के जो कंपोनेंट होंगे वो क्या होंगे 0। हम कहाँ मान के चल रहे इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट को, हम ये मान के चल रहे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में वेव गई है एक्स एक्सिस के अंदर, लेकिन हमने प्रूव कर दिया भाई इस डायरेक्शन के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इसका मतलब हम जो स्टार्टिंग में जूम करके चल रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, इसका मतलब वो गलत है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में नहीं है, अगर एक्स एक्सिस में नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, फिर वो इसके परपेंडिकुलर होगी। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पैरेलल टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है तो पैरेलल नहीं तो कहाँ पे होगी, फिर परपेंडिकुलर होगी। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी किसके, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन के, ठीक है, जो क्या शो करेगा, ट्रांसवर्स नेचर। यही ट्रांसवर्स नेचर होता है, हमें ये प्रूव करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन के क्या है, परपेंडिकुलर। यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये 0 आ गई, 0 मतलब कौन सी डायरेक्शन में आ गई है, ये आ गई एक्स एक्सिस के अंदर, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कौन सी डायरेक्शन में थी, एक्स में। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन में नहीं है, तो अगर वो पैरेलल डायरेक्शन में नहीं है तो कहाँ पे होगा, फिर वो परपेंडिकुलर होगा। हमें यही प्रूव करना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ट्रांसवर्स नेचर है। ट्रांसवर्स नेचर का मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन होगी, ठीक है। ये सेवटे ये भी इसके अंदर मैंने लिख रखा है, आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी ये बात। ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे, मैं आपको सेंड कर दूंगा। इट मीन्स नो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट आर पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ट्रांसवर्स इन नेचर, ठीक है। ई डैश एक्स इज इक्वल टू ई एक्स का मतलब क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैटिक है या कांस्टेंट है, जो पॉसिबल नहीं है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमेशा वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस होती है।
ठीक है बेटे। अब हम पढ़े बेटे प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो प्रोड्यूस कैसे होती हैं। प्रोडक्शन ऑफ ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कैसे होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करने का जो सोर्स है बेटा, जो बेसिक सोर्स है, सोर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सोर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो कौन है। तो बेटा सोर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है ऑस्किलेटिंग चार्ज पार्टिकल, ऑस्किलेटिंग या फिर वाइब्रेटिंग चार्ज पार्टिकल। इस बात को समझना जो आपको बताना चाहता हूं। एक चार्ज पार्टिकल जो ऑस्किलेट करता है या वाइब्रेट करता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स होता है। क्योंकि अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर मान लो कोई चार्ज पार्टिकल है, ये कोई चार्ज पार्टिकल है क्यों, अगर ये रेस्ट पे हो या फिर यूनिफॉर्म मोशन में हो, यूनिफॉर्म मोशन में हो, तो दोनों केस में इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो होगी। चार्ज पार्टिकल की एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। चार्ज पार्टिकल की एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब बेसिक चीज मैं आपको बता देता हूं। जो एक्सेलरेशन होती है चार्ज पार्टिकल की, हमें पता हो किसके इक्वल होती है, क्यू ई बाई में एम के इक्वल होती है, क्यू ई बाई एम। एक्सेलरेशन जीरो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करने के लिए वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड भी चाहिए। तो एक चार्ज पार्टिकल है जो वाइब्रेट करता है, तो वाइब्रेटिंग चार्ज पार्टिकल क्या प्रोड्यूस करेगा, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, फिर वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी आएगी। अपनी फोर्थ यूनिट के अंदर एक कॉन्सेप्ट आएगा वहां पर, अभी मैंने फोर्थ यूनिट आपको करवाई नहीं है, तो अभी थोड़ा इस बात को याद रखना। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड भी आएगी। और जहाँ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों इकट्ठे आ जाएंगे तो क्या बन जाएगी, वहां पे ईएम वेव बन जाएगी। ठीक है, तो बेसिक जो प्रोडक्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो किसकी वजह से होगा, एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल या ऑस्किलेटिंग चार्ज पार्टिकल या वाइब्रेटिंग चार्ज पार्टिकल, वो बेसिक सोर्स होता है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। ठीक है बेटे, अब हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैं ये डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या आते हैं। पहली है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सेलरेटिंग और ऑस्किलेटिंग चार्ज पार्टिकल। बिल्कुल सही है जो बात मैंने अभी बताई है। दूसरी प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट नीड एनी मटेरियल मीडियम टू प्रोपेगेट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। वैक्यूम के अंदर इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, सबसे फास्ट होती है। जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो ये रिलेशन होता है बेटा, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव C इज इक्वल टू होता है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट होता है, ये ध्यान रखना। μ0 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होगी वो 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। तो वैक्यूम के अंदर, वैक्यूम की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, इसको ध्यान रखना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना। हमें पता है भाई एक जो रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी होती है वो होती है अपने पास एप्सिलॉन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। किसी मीडियम के लिए अगर हम पढ़ें, कोई और मीडियम हो उसके लिए, और इसके लिए ये लिख सकते हैं एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट। सिमिलर तरीके से जो म्यू आर होती है, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है, म्यू बाई म्यू नॉट होती है। म्यू मतलब किसी अदर मीडियम के लिए, तो म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट म्यू आर के इक्वल होता है। ये तो है वैक्यूम के लिए, ध्यान रखना। वैक्यूम के लिए स्पीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। फॉर एनी अदर मीडियम तो ये हो जाएगा 1/√μ एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है, म्यू इंटू एप्सिलॉन। ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट था वैक्यूम के लिए, किसी और मीडियम के लिए म्यू एप्सिलॉन हो जाएगा। C डैश
सी डैश लिख दूंगा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 बाई में रूट म्यू को क्या लिख सकता हूँ मैं, म्यू नोट म्यू आर, और ई को क्या एप्सिलॉन को क्या लिख सकता हूँ मैं, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नोट भी लिख सकता हूँ इसको मैं। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो C इज इक्वल टू 1 बाई में रूट म्यू नोट एप्सिलॉन नोट इंटू 1 बाई में रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। और ये क्या है, ये C के इक्वल है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम। तो C डैश इज इक्वल टू C और मैं रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर, ये भी लिख सकते हो आप। ठीक है, जो C है, C यहाँ पर ध्यान रखना है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम होती है। जिस तरह लाइट होती है, लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ध्यान रखना। ठीक है, 3 प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी है, ये ध्यान रखना, फोर्थ प्रॉपर्टी है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव C इज इक्वल टू इसकी जो स्पीड होती है ये E नोट बाई बी नोट भी होती है। C इज इक्वल टू E नोट बाई बी नोट। E नोट क्या है यहाँ पर, E नोट है एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, जो वेव ट्रेवल करती है। जिस तरह अपने पास वो जो वेव हमने पहले पेज पे पढ़ा था इसके बारे में, जिस तरह ये था यहाँ पे, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल करते तो ये जो पीक वैल्यू है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसको E नोट बोलेंगे। ये एम्पलीट्यूड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। ये E नोट है तो ये B नोट है, एम्पलीट्यूड B नोट। तो E नोट बाई B नोट ये भी C के इक्वल होता है, मतलब C इज इक्वल टू क्या होता है, E नोट बाई B नोट के इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी होती है द एम्पलीट्यूड रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन फ्री स्पेस या वैक्यूम इज गिवन बाई रिलेशन C इज इक्वल टू E नोट बाई B नोट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रोपेगेशन की जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेव मूव करती है, तो कौन से वेक्टर की डायरेक्शन होगी, E क्रॉस B की डायरेक्शन होगी। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा E क्रॉस B की फॉर्म में जाती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दोनों चीज़ कैरी करती है, एनर्जी भी कैरी करती है, मोमेंटम भी कैरी करती है। ध्यान रखना, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी एनर्जी विच इज डिवाइडेड इक्वली इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। अब इसके 2 वेक्टर थे अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर था, एक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर था। तो जो टोटल एनर्जी है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कैरी करते हैं, दोनों फील्ड वेक्टर के अंदर बराबर बराबर बटी होती है। ठीक है, लेकिन जो ऑप्टिकल एनर्जी होती है, जो लाइट एनर्जी होती है, जिसको हम लाइट वेक्टर बोलते हैं, जो लाइट एनर्जी कैरी करता है वो कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लाइट एनर्जी को कैरी करता है। स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज लेस देन दिस इन डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक मतलब कोई भी इंसुलेटर वगैरह लगा लो, कोई भी मीडियम लगा लो, कोई भी। वैक्यूम के अंदर ये इतनी स्पीड होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन डाइलेक्ट्रिक में या कोई और मीडियम के अंदर उससे क्या होती है, कम होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑप्टिकल इफेक्ट, मतलब ऑप्टिकल मतलब लाइट के इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है, न कि मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को हम ऑप्टिकल वेक्टर भी बोल देते हैं, लाइट वेक्टर भी बोल देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर न्यूट्रल होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, अनचार्ज होती हैं। सो दैट दे कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। आपसे कई बार पूछ लेते हैं कि भाई आप प्रूव करो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव न्यूट्रल है, तो आप क्या करोगे, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक ऐसे रीजन के अंदर से पास करवा दो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड है। आप ये देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगी। अगर डिफ्लेक्शन नहीं आई इसका मतलब इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये क्या है, न्यूट्रल है। क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हमेशा चार्ज पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करती हैं। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आती है इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स न्यूट्रल है। ओके बेटे, तो बेटा ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो मैंने आपको बताई, ये आप लोगों को करनी है। इसकी 1-2 प्रॉपर्टी है वो हम कल नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, तो ये काम आप लोगों को आज करना है। ठीक है बेटे, इस यूनिट को स्टार्ट कर दो, 2 लेक्चर और लगेंगे इस यूनिट में, यूनिट आसानी से कंप्लीट हो जाएगी। आसान यूनिट है, कोई दिक्कत नहीं है।